नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक अजौले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिवेशन में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया बड़बोला। केरल में निपा वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की मौत। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी। तकनीकी सहायता के लिए भेजी जा रही है संयुक्त विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल सेवा नौकरी में मेरिट के आधार पर होगा 93% चयन। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए 5% और अन्य के लिए 2% के आरक्षण का प्रावधान करने के आदेश। और अब विस्तार से समाचार। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेज़बानी कर रहा है। यह हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम आड्रे अजोले और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत अपने वैभव और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, उड़ीसा का सूर्य मंदिर,
आगरा का ताजमहल, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और जयपुर शहर आदि कुल मिलाकर 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एवं असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत 7 प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में हैं, तथा सिक्किम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विरासत की श्रेणी में है। अपनी धरोहर और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री की सजगता का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगेगी। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी, UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत की धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DD न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट परीक्षा के केंद्रवार और शहरवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि नीट 2024 में कुल 23.33 लाख छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 2321 विद्यार्थियों को 700 या उससे अधिक अंक मिले। ये छात्र पूरे देश और विदेश में 1404 केंद्रों में फैले हुए थे। ये 1404 केंद्र फिर से 276 शहरों और 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए थे। इतने बड़े प्रसार से पता चलता है कि कई उम्मीदवार जो पारंपरिक ट्यूशन केंद्रों से नहीं थे, वे भी नीट 2024 में टॉपर्स सूची में आने में सक्षम थे। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। इनके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, DMK के तिरुचि शिवा समेत विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मंथन हुआ। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी नेताओं ने आगामी सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने पर अपनी सहमति जताई। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से आगामी सत्र को लेकर कई सुझाव भी दिए गए। सरकार ने सभी दलों के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा संसद में सही ढंग से चर्चा जरूरी है। बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की।
लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इशू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर इस संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता अधिवेशन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि लोगों को जीत के बाद अहंकार होता है, लेकिन उन्हें हार के बाद अहंकार आ गया है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का अगर योग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की सीट का, तो भी 240 नहीं होता जिसका हमें 24 में मिला है। देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन पर मुहर लगाने का काम किया है और तीसरी बार मोदी जी को बहुमत के साथ शासन करने का अधिकार दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई। ये अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाती है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 में ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। पिच ब्लैक 24 के दौरान सामुदायिक सहभागिता के तहत डार्विन में राफ बेस पर एक ओपन डे आयोजित किया गया। ओपन डे के तहत भारतीय वायुसेना ने जनता के सामने लड़ाकू विमान Su-30 MKI का प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने अन्य देशों के क्रू और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। पिच ब्लैक RAAF द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। केरल में निपा वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलप्पुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपा वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में निपा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपा वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित SOP के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। केरल में निपा वायरस संक्रमण से एक मौत हो चुकी है। ऐसे में केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने कहा कि निपा का संक्रमण फैलना बेहद खतरनाक है, लेकिन इस बीच सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ना तो कोई आंकड़े एकत्रित कर रही है और ना ही कोई रिसर्च कर रही है। ऐसे में केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री diseases like Nipah, cholera, H1N1 and Shigella, jaundice, it is everywhere. So we brought this matter on the floor of the assembly and the deaths are increasing after the post-COVID effect maybe, or the effect of the vaccination maybe something. But government is not doing anything. Government has to do two things, proactive and reactive action. They are not doing anything. I am requesting all the public to cooperate with the conditions and stipulations initiated by the government to prevent Nipah.
बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, विदेश मंत्री जाल हबीब और बेल्जियम की सरकार तथा जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई। घनिष्ठ और बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत पेश कर रहे हैं। प्रचंड की पार्टी से नाता तोड़कर ओली ने नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाया है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे इस देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बने ओली का बहुमत परीक्षण काफी दिलचस्प होने वाला है। अमेरिका के इंडियाना में हुए निर्मम हत्या के बाद गोविंदा सौर के परिवारजनों ने भारत सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि स्थानीय अमेरिकी पुलिस प्रशासन मामले की जांच को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। दरअसल आगरा के रहने वाले गोविंदा सौर को रोड रेज की घटना के बाद निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। जून के महीने में ही गोविंद की शादी हुई थी। इंडियाना में गोविंद एक बीमा कंपनी की फ्रेंचाइजी का संचालन करते थे। शुक्रवार को गोविंदा सौर की अस्थियां गंगा में विसर्जन के लिए आगरा लाई जाएंगी। हालांकि परिवार वाले अस्थियों के घर पहुंचने से पहले मामले की निष्पक्ष जांच की आशा में हैं। मेरा बेटा इंडियाना में था, वहाँ रोड रेस में उसकी जो है किसी ने शूट कर दिया उसको। अब वो हमें हमारा साथ छोड़ के चला गया। वहाँ उसको पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब उसने ये बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारी, तो शायद उसको छोड़ दिया है। जांच तो होनी चाहिए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों में एक स्थानीय निवासी भी शामिल है। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीआरवाईएमएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और यात्रा के रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन के बीच 20 जून को एक मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने बताया कि हम दोनों लाइनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए सबसे पहले डाउन लाइन को ठीक करेंगे। इसमें 2 घंटे तक का समय लगेगा और फिर हम अप लाइन को ठीक करेंगे और इसमें 6 से 8 घंटे लगेंगे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे, उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अप लाइन को फिट करेंगे। डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी से करीब लगभग 2 घंटे और अप लाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण गुजरात तट के मंगरौल से दूर समुद्री जहाज मोटर टैंकर झील से एक आपात चिकित्सा स्थिति के चलते लोगों को बचाया। तटरक्षक बल ने बेहद खराब मौसम में जहाज पर गबॉन गणराज्य के एक नागरिक को नाजुक हालात में निकाला। साथ ही चालक दल के भारतीय सदस्यों को भी तबीयत खराब होने के चलते सुरक्षित पोरबंदर पहुंचाया गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।